सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, ये हमारे चैनल का 200th वीडियो है। तो उसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपके जो प्यार और मोटिवेशन से हम 200 वीडियोस तक पहुंच पाए। अब नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों हमारा कि हम चैनल को मोनेटाइज कर पाए। तो उसके लिए मेरे को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारे जो आवर्स हैं वो कंप्लीट हो सके मोनेटाइजेशन के लिए। तो दोस्तों, यही रिक्वेस्ट रहेगी और आपके अगेन मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया। और मैं आशा करता हूँ जो हमारे वीडियोस हैं वो आपको काफी हेल्पफुल भी रहे होंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, ये क्योंकि 200 वीडियो है, इसलिए मैंने करंट अफेयर सीरीज का वीडियो ना अपलोड करके मैंने सोचा एक स्पेशल एडिशन वीडियो बनाया जाए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें मैं आपके लिए स्पेशल एडिशन लेके आया हूँ 200 वीडियो का, जिसमें कि हम देखेंगे कि एस्से को कैसे फ्रेम किया जाता है, एस्से एग्जाम को कैसे फ्रेम किया जाता है। तो दोस्तों, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरा जो एग्जामिनेशन में एस्से का जो एग्जाम था वो हमेशा से फेवरेट रहा था, और इसमें मेरे काफी अच्छे खासे मार्क्स आते थे। इसमें अबव एवरेज आप कह सकते हैं मार्क्स आते थे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो। तो ऐसे मेरा हमेशा सा फेवरेट रहा है, जैसे कि मैंने कहा, और मार्क्स भी मेरे अच्छे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर कर सकूं कि मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता था अपने एसए के लिए, जो कि मेरे को अच्छे रिटर्न्स देता था इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा कि एसए को कैसे लिखना है आपको। तो दोस्तों, ये बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट पेपर होता है और बहुत ही आसान होता है, क्योंकि सिर्फ आपको एक या दो टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज की जरूरत होती है और आप अच्छे से इसके अंदर मार्क्स ला सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि ज्यादा इन डेप्थ आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चन करने हैं अलग अलग तरीके के। अगर आपको एक या दो तरीके के भी पता है क्वेश्चंस जो ऑप्शन में से, तो आप अच्छे से एक ऐसे उसमें लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्वालिटीज देखेंगे कि क्या क्या मेरे हिसाब से आपको इस एसेस के अंदर आपको लिखनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए। एनालिजीज के बारे में देखेंगे, कोट्स की कौन कौन से कोट्स आप कैसे याद रखें। अब बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि सारे इतने सारे कोट्स याद करना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे उन कोट्स को, वो मैं सब आपको बताऊंगा। और मैंने कौन कौन से कोट्स शॉर्टलिस्ट किए थे 40-50, वो भी मैं आप इस वीडियो में अंत में शेयर करूंगा कि ये कोट्स मैंने इसमें शॉर्टलिस्ट किए थे और उनकी वजह भी बताऊंगा कि क्यों किए थे। ठीक है, कंक्लूजन के बारे में जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, यूपीएससी के ही मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि मैंने खुद अटेम्प्ट किए थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने उनमें अच्छा स्कोर किया था। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना। ठीक है, बेनिफिशियल लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन मैं डेफिनेटली कहता हूं अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा और आपको यूजफुल डेफिनेटली रहेगा। और दोस्तों, मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। आपकी स्ट्रैटेजी इसको पेपर को कैसे अप्रोच करना है वो डेफिनेटली डिफरेंट हो सकती है। और इसके अंदर मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में ही बात की है, कोई और वीडियोस या कोई और कैसे फ्रेम करते हैं ऐसे मैंने कुछ नहीं लिया है। जो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसे इसके साथ, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपकी डेफिनेटली स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, मैं सिर्फ अपना ही इसमें व्यू पॉइंट देने वाला हूं। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, किस तरह से मैंने वीडियो को डिवाइड किया वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, कि हम कौन सा विषय चुनेंगे। जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं पेपर के अंदर ऐसे के, उनमें से आप कौन सा विषय चुने, किस तरह से आप अप्रोच करें इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर आपके जो मार्क्स है वो डिपेंड करते हैं कि अब जो टॉपिक है वो बिल्कुल सही चूज करें। तो मैं आपको इसके अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैं कैसे अपने टॉपिक चूज करता था। ठीक है, टाइम को कैसे मैनेज करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे टाइम को डिवाइड करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि एसए के इंपॉर्टेंट क्या क्या पार्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। वर्ड लिमिट्स के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको वर्ड लिमिट दी जाती है पेपर के अंदर और नहीं भी दी जाती तो मार्क्स के अनुसार आप उसको कर सकते हैं कि 10 वर्ड पे एक मार्क पे 10 वर्ड्स ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड लिमिट को स्टिक करना, तो ये भी हम देखेंगे इसके बारे में क्या क्या पॉइंट देखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कोट्स और एनालॉजीज, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग अप्रोच होती है कि वो कोट्स को ज्यादा यूज करते हैं या एनालॉजीज को यूज करते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप
कैसे इनको अप्रोच करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडिंग वैल्यू टू द ऐसे। ठीक है, सामान्य ऐसे कोई भी लिख सकता है क्योंकि टॉपिक्स बहुत जनरल होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आपकी उसके अंदर जो जो एडिंग वैल्यू वाले फैक्टर्स है ना, एग्जाम्पल्स हो गए, कोट्स हो गए, एनालिजीज हो गई, ये आपके मार्क्स को इंप्रूव करते हैं। और ये बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है थोड़े थोड़े कोट्स लिखने पे भी। तो ये मैं आपको बताऊंगा। फ्लो ऑफ थॉट के बारे में जानेंगे कि कैसे आपको अपने जो विचार हैं ऐसे में प्रस्तुत करने हैं, या जो नॉलेज है आपकी उसको कैसे आपने प्रेजेंट करना है ऐसे के अंदर। क्लैरिटी ऑफ स्टैंड एंड योर व्यू पॉइंट, कि आपका जो व्यू पॉइंट है उसकी क्लैरिटी कितनी है, आप एम्बिगुअस तो नहीं, कंफ्यूज तो नहीं है टॉपिक को लेके। वो थ्रू आउट दैट जो एस्से है ना वो सेम रहना चाहिए आपका थॉट प्रोसेस। तो उसके बारे में हम जानेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर एग्जांपल के साथ, जैसे कि मैंने कहा, वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अप्रोच किया उस पर्टिकुलर एस्से को। पिछले वर्ष का उदाहरण मैं दूंगा, यूपीएससी के ही लिए हैं मैंने इसमें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो है आपको पेपर मिलता है, ठीक है, जो पहले 5-10 मिनट है ना, सिलेक्शन ऑफ राइट टॉपिक, सही विषय का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको रिजेक्ट करने हैं कुछ टॉपिक्स। जैसे आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको पता है कि 2 पे आपको तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है ऐसे। ठीक है, जैसे मुझे पता था कि मुझे फिलोसफिकल, साइकोलॉजी से रिलेटेड इन सब पे ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैं वो डायरेक्टली उनको रिजेक्ट कर देता, क्योंकि वो मेरा फोटे नहीं है, वो मेरी बैकग्राउंड से नहीं है रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको वो शॉर्टलिस्ट आपको हटा देनी है, जिससे कि 2-3 ऐसे तो आपके हट जाएंगे, और फिर बचेंगे 2 या 3 जिनमें से आपको चूज करना है। अब वो चूज कैसे करना है वो देखते हैं। अब ये डिस्कशन हुई थी मेरे काफी दोस्तों के साथ जो कि अच्छी पोस्ट पे हैं यूपीएससी के थ्रू ही। तो उनके साथ भी एग्जाम के बाद हम बहुत बार डिस्कस करते थे कि एसए का आपने कौन से लिखा होगा, हम एक दूसरे का प्रिडिक्ट कर लेते थे कि आपने कैसे लिखा है। ठीक है, अब वो कैसे, वो हमने डिस्कशन की तो हमें पता चला कि जो हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है, जो आपने ऑप्शनल सिलेक्ट किया है सब उसकी, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड है, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर विद एन एमबीए। ठीक है, तो मैं या तो इंजीनियरिंग से या साइंस से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड कोई टॉपिक सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे लिया था सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो हम ये चूज बता देते थे एक दूसरे की, आपने इस पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करते हैं। कोई फेवरेट टॉपिक हो, ठीक है, जैसे मेरा इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी इंटरेस्ट था, जो जीएस के हम पढ़ते हैं 1 2 3 में, उसमें हमें कुछ टॉपिक पता चल जाता है कि हमारे फेवरेट्स हैं, हमें उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट है, और हम उसकी जो न्यूज आइटम्स है ना ज्यादा पढ़ते हैं अखबार में से। तो फेवरेट टॉपिक्स हैं तो वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, करंट इश्यूज, करंट इश्यूज जैसे कि मैं आपको आने वाले एग्जाम बताऊंगा, जो करंट में अपने अखबार में रिसेंटली कोई आर्टिकल आया था। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाता है, मैं इसका एग्जांपल दूंगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली आया था, और हिंदू में एक आर्टिकल आया था एडिटोरियल, वो मैंने पढ़ा था तो मैंने इसलिए उसी पे लिख दिया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था उसका। तो करंट इशू भी आपकी हेल्प करता है सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और कुछ होता है कॉमन टॉपिक्स, जैसे कि सोसाइटी से रिलेट हो गया, कि वुमेन एम्पावरमेंट में हमेशा ही आता है ऐसे। ठीक है ना, वुमेन से रिलेटेड कोई ना कोई आ जाएगा, जेंडर से जेंडर एंड जेंडरमेंट्स पे आया था जैसे एक, ठीक है ना, ग्रोथ पे आ जाता है, इकोनॉमी से रिलेटेड आता है जनरली एक ऐसे। ठीक है ना, तो वुमेन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो इनका आप ना जनरली पहले से कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जाते ही हैं। तो आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका यही टॉपिक उठ के आ जाए सीधा सीधा, तो आप इन पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, और एक साइंस, साइंस से भी जनरली कुछ ना कुछ आता ही है। ठीक है, इससे में तो ये 3-4 टॉपिक हमेशा से फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के, तो इनके बारे में आप प्रिपेयर करके जाएंगे ही, तो आप इनमें से ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो मैं कंसिडर करता हूं, जो डिसाइड करते हैं आप कौन सा ऐसे चूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, एजुकेशनल बैकग्राउंड और ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि इनके बारे में आपने पढ़ा होता है बहुत डिटेल में, और एग्जामिनर को डिटेल नहीं चाहिए, ओवरव्यू चाहिए। तो ओवरव्यू आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको उसकी डिटेल पता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फेक करते हैं, प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। और जो करंट इशू है, ये तो भाई लक है, जैसे मेरा उस समय लक पे नॉन अलाइन मूवमेंट पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा एंड में, और उसी पे क्वेश्चन आ गया था। ठीक, तो ये तो हो गया कि आपको सिलेक्ट कैसे करना है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें। ये 2017 का यूपीएससी का ही पेपर है ऐसे का। तो इसमें देखिए, मैं दो पहले तो रिजेक्ट करने हैं मुझे, कि मेरे को जो करने ही नहीं है, मेरे को पता है कि मेरे को नहीं करने हैं, चाहे उसमें कम लिखूंगा मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को जब उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो मैं नहीं लिखना चाहता उस पर। तो जॉय इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। ये फिलोसफी, साइकोलॉजी मेरे को नहीं करने हैं। ठीक है,
फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। अब ये वुमेन से रिलेटेड है तो मैं इसको कंसिडर करूंगा क्योंकि मैं इसके साथ प्रिपेयर करके आया हूं कुछ ना कुछ। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मैं पढ़ के आया हूं, कुछ कोट्स भी लेके आया हूं उसके बारे में याद करके, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको रखूंगा भी। उसके बाद वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉस बट कैनॉट रेजिस्ट नेचुरल लॉस, ठीक है ना। तो अब ये पॉलिटी और एनवायरनमेंट का मिक्सचर है क्वेश्चन, तो इसको भी मैं अभी रखता हूं कंसिडरेशन में। और सोशल मीडिया से रिलेटेड इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम, तो ये एक स्टेटमेंट है, मैं इसको नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सेल्फिश कैसे है मैं उसको नहीं करना चाहता अटेम्प्ट, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले दो में से सिलेक्ट करूंगा। तो पहले इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने दो तो सीधा रिजेक्ट कर दिया, अब आपको बचे दो जिसके बारे में आपको नॉलेज है, इनमें से आपको अब सिलेक्ट करना है। ऐसे ही ये 2017 का अगेन है। अब नॉन अलाइन मूवमेंट, तो ये मैंने पढ़ा हुआ था, हिंदू में एक आर्टिकल आया था एडिटोरियल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो अपना रिलेवेंस जो है वो लूज कर चुकी है प्रेजेंट सिनारियो में। तो ये मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ था और ये लकीली आया तो मैंने इसको ही अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है तो मैं ये वाला ही करूंगा क्योंकि मैंने रिसेंटली ही पढ़ा है ये और उसकी डिटेल मेरे को पता है, ठीक है। और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं ये वाला करूंगा सेकंड। अब ये वाला क्यों करूंगा, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है ना वो इकोनॉमी से रिलेटेड मेरे को करती है मोटिवेट कि मैं इकोनॉमी का ऐसे चूज करूं, ठीक है। और पॉलिटी भी मेरी ठीक ठाक है, तो मैं बेसिकली मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट से चूज कर रहा हूं, ठीक है। और मैं इसमें से जो मेरे को डायरेक्टली एकदम से हटा देने हैं, वो ये, ठीक है ना, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, फेवरेट टॉपिक होता है। अब ये वाला, अब इसमें क्या है, अब इसमें मैं कुछ कोट्स याद करके गया हूं तो उससे रिलेटेड भी मेरे को कुछ अगर आ गया तो मैंने इसमें ये सेकंड वाला अटेम्प्ट किया था, नीड ब्रिंग्स ग्रीड, इफ ग्रीड इंक्रीजेस इट स्पॉइल्स द ब्रीड। तो इसमें गांधी का एक बहुत फेमस था वो वाला, तो मैं वो पढ़ के गया हुआ था, तो मैंने इसमें ही डिटेल में लिख दिया। और इसमें सोसाइटी के बारे में लिखना है क्योंकि सोशियोलॉजी मेरे जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो मैंने इसको चूज, ठीक है ना। तो मैं इसमें भी लिख सकता हूँ, इसमें वुमेन वाले पे भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये वुमन ये फेवरेट टॉपिक है इनके, ठीक है ना। और ये करंट इशू है, ये करंट में आया है, अगर आपने करंट में पढ़ा है इसको डिटेल में, एक्ट के साथ कौन कौन से एक्ट्स होते हैं, वाटर डिस्प्यूट एक्ट, तो सारी डिटेल आप इसमें लिख सकते हो। उस समय जो था कर्नाटका था, आई थिंक कावेरी वाला था जो इशू चल रहा था, तो इसलिए ये पूछा गया करंट से, ठीक है। और इनोवेशन वाला ये साइंस से रिलेटेड हो गया। तो इनमें से मैंने ये वाला इसलिए चूज किया क्योंकि मैं इस पे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड है, ये मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो जैसे कि मैंने कहा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया टॉपिक, अब आपको टाइम कैसे मैनेज करना है वो जान लेते हैं हम, ठीक है। मैं कैसे करता था, तो पहले क्या होता था कि जैसे हमें 2 ऐसे लिखने, ठीक है, 3 आवर्स है, 2 ऐसे लिखने हैं, ठीक। तो पर ऐसे मेरे को इक्वल मार्क्स के हैं, तो मैं पर ऐसे कितना है, 1.5 आवर्स है मेरे पास, ठीक है ना। तो पहले मैंने एक ऐसे यानी 1.5 घंटे में मेरे को पूरा करना ही करना है। तो इसलिए मैं क्या करता था, पहले 10 मिनट तो मैं जो वो है विषय जो दिए गए हैं उनको पढ़ता था, और उनमें से जो 10 मिनट मैंने लगा दिए सिलेक्टिंग के लिए कि मेरे को पहले कौन सा करना है। मैं सारे उनके पॉइंट सोच लो आप अपने दिमाग में कि एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से आपको क्या क्या पता है उसके बारे में, क्या क्या आप लिख सकते हो, क्या क्या उसमें आपको कोट्स पता है। तो 10 मिनट आपको सिलेक्टिंग में लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 20 से 25 मिनट जो है आपको पीछे रफ रफ शीट दी होती है ना, जो उसके अंदर आपको नोट्स बनाने हैं। एक पेज पे आप पूरा उसमें एक नोट्स बनाइए कोई भी ऑर्डर में, रफ शीट को यूज करिए, ठीक है। और उसमें आप पॉइंट्स लिस्ट कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, क्या क्या उसके बारे में आपको पता है। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसकी इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, कोई कोट लगा सकते हैं या कोई अपनी एनालॉजी बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन में ही लिखते हैं जनरली कोट्स और एनालॉजीज, ठीक है। फिर उसका मेन कंटेंट जो है उसमें क्या लिखेंगे कि करंट सिनारियो में क्या क्या है, ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और एंड में आप क्या क्या उसमें सजेशन दे सकते हैं उस टॉपिक पे कि नहीं, और उसको कंक्लूड कैसे करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये आपने रफ शीट पे बना लेना है। उसकी थ्योरीज क्या क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड, बड़े बड़े लोगों ने क्या थ्योरीज दी हैं उसकी, करंट सिनारियो में क्या क्या है, तो ये सब चीजें आपको लिखनी है। छोटे में आप रफ में कैसे भी बना सकते हैं, मेन जो क्वेश्चन पेपर आंसर की जो जगह है वहां पे आपने कुछ नहीं करना है आधे घंटे तक, ठीक है। तो मैं पर्सनली आधे घंटे तक कुछ नहीं करता था, सिर्फ ये अपने माइंड को चला के ये मेरे को पॉइंट्स बनाने हैं जो कि मैं रफ में लिख लेता था, और फिर उसके बाद इनकी सिंक्रोनाइजेशन करता था।
ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि किस ऑर्डर में मेरे को लिखने हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट आनी चाहिए आपकी, उसमें दिखना चाहिए कि आप एक फ्लो में चल रहे हैं, कुछ भी उठा के आप कहीं से भी नहीं लिख रहे हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ्लो ऑफ थॉट कैसे आना चाहिए, क्या क्या चीज आपको जो लिखनी है वो ऑर्डर में कैसे होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि एग्जामिनर को मजा आए पढ़ने में, ठीक है ना। और जो बचा हुआ टाइम है 40 to 45 मिनट, उसमें आपने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं इसको साफ साफ आप लिख देंगे उसके अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टार्टिंग के जो है ना ये आधा घंटा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। उसके बाद तो आप उसको साफ सुथरा करके लिख दें जिससे कटिंग वटिंग ना हो। तो इसलिए रफ पे पहले लिखिए और फिर उसको फ्रेश करके लिख दीजिए आखिरी 45 मिनट। इस तरह से मैं अपना टाइम डिवाइड करता था, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे, अब स्ट्रक्चर को मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता था, आपको कुछ लोग बता देंगे अलग अलग पार्ट्स बता देंगे स्ट्रक्चर के, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं करता था। सिर्फ तीन चीजें का ध्यान रखना है आपको, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन जो परिचय है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर मेन बॉडी की जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो सब आपको मेन बॉडी में लिखना है। इसके अंदर आप 5-6 पैराग्राफ बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, कितनी वर्ड लिमिट है। और अंत में कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूड क्या करा आपने, इतना सब लिख दिया, उसका जो निष्कर्ष है वो क्या रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये इंट्रोडक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और कंक्लूजन है, बीच में आप ऊपर नीचे चलेगा। अगर आपने स्टार्ट अच्छा कर दिया, एग्जामिनर को इंटरेस्ट आ गया, और आपने कंक्लूड अच्छा करा, क्योंकि कंक्लूजन के वक्त आपको वो मार्क्स दे रहा है, ठीक है ना, मार्क्स उस कंक्लूजन के भी दे रहा है वो सबसे ज्यादा, वैसे तो साथ साथ देते हैं पैराग्राफ वाइज, पर कंक्लूजन के वक्त जो लास्टिंग इंपैक्ट रहता है ना उसका बाकी मार्क्स पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता था, सिर्फ 3 हिस्सों में ही डिवाइड करता था। अब मेन कंटेंट में क्या लिखना है, ठीक है, वो देख लेते हैं, उसको मैं एंड में बताऊंगा आपको कि क्या कैसे आपको उसमें मेन कंटेंट में क्या क्या चीजें लिखनी है। एडिंग वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली अगर आपने ये कर लिया ना तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ गए, ठीक है। मेरे जैसे 130s या 140s में भी गए हैं मार्क्स, ठीक है, 120 मेरे 5 ऐसे मिनिमम रहे थे यूपीएससी में। तो इनके बीच में अगर आपको मार्क्स चाहिए ना तो कोट्स और एनालॉजीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कोट्स मतलब जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनका कोई इंपॉर्टेंट वाक्य जो उनका फेमस रहा, जो कि रिलेटेड है आपके टॉपिक से। अब कुछ भी आपको कोट नहीं डालना है उसमें, अगर वो रिलेटेड है तो ही आपको उसमें डालना। एनालॉजी मतलब कोई आपकी कहानी, आपने कोई कहानी बना दी और उससे रिलेट कर दिया उस टॉपिक को, ठीक है। इसका मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब दोनों में अलग अलग आपकी हो सकती है चॉइस कि आप कोट्स से जाएं या एनालॉजी से जाएं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। पर मैं जनरली कोशिश करता था कि एक इंट्रोडक्शन में सबसे पहली लाइन ही कोट लिख दो, ठीक है ना, मैं तो यही करता था। और उस या कंक्लूजन में, और कोशिश करो कि दोनों में ही हो, एक एक कोट हो, ठीक है। तो 2 कोट आप अगर डाल दोगे तो अच्छी खासी उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। और नहीं आते आपको कोट तो आप एनालॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको कंपैरिजन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बारी हैप्पीनेस इंडेक्स का आया था जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स होना बेटर, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है एज कम्पेयर टू जीडीपी। तो ये आया था क्वेश्चन ऐसे, इस पे लिखना था। तो अब इससे मेरे रिलेटेड मैं क्या कोड बनाता, मेरे को कोई कोड समझ ही नहीं आ रहा था, तो इससे मैं एनालॉजी बना सकता हूँ या एग्जांपल से स्टार्ट कर सकता हूँ कि भूटान ने शुरू करा है हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो हाईएस्ट रहती हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो ये सब मैं इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आप कोड नहीं डालेंगे, एनालॉजी या कोई कहानी अपनी बना सकते। सबसे इंपॉर्टेंट कोट की लिस्ट कैसे, अब लोग ये पूछते हैं कि कितने कोट याद करेंगे भाई, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ जैसे कि मैंने कहा कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, जैसे एजुकेशन पे हो गया, ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट पे हो गया, वुमेन से रिलेटेड, ठीक, साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर बार ही आएगा क्वेश्चन ऑप्शन में। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक ये है ना आपको कोट्स ढूंढने हैं और इनकी लिस्ट बनानी है 40 से 50। मैंने भी 40 से 50 कोट्स की लिस्ट बनाई थी, इनको याद किया था। अब आप जीएस वीएस के लिए इतना पढ़ते हैं तो 40-50 कोट्स तो आप याद कर सकते हो आराम से, बहुत आराम से, एक दिन में ही हो जाते हैं, आप 2-3 बारी करोगे रिवाइज हो जाएंगे। तो मेन इसमें फोकस क्या है कि कॉमन टॉपिक ढूंढने हैं और उसमें ही आपको कोट्स ढूंढने हैं उनसे रिलेटेड जो कि आप फिट कर सको क्वेश्चन के अंदर। और जैसे कि मैंने कहा मैं स्टार्ट कोट या एनालॉजी से ही करता था और कंक्लूड भी इसी से करता, और एंड विद द कोट।
ठीक, ये अगर आपको दोनों आते हैं तो बहुत बढ़िया। और हाईलाइट द कोट, आप इसको हाईलाइट कर दो। मैं इसमें डेफिनेटली क्या करता था कि ब्लैक पेन से लिख देता था इसको। ठीक है, तो ब्लैक इंक में होता था तो हाईलाइट हो जाती हैं थोड़े से। तो ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। लिस्ट, ठीक है ना। तो मैंने क्या अपनी लिस्ट कैसे बनाई थी वो मैं दिखा देता हूँ, और आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा थोड़े से उसमें से कि मैंने क्या क्या सिलेक्ट किए थे। तो मैंने महात्मा गांधी से रिलेटेड 10 कोट सिलेक्ट किए थे। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड इतने ज्यादा क्यों हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जो एग्जामिनर होता है ना, वो यही कोट्स को सीधा दे देता है, इन पे लिखो ऐसे। ठीक है ना, तो वो भी इसमें हेल्पफुल हो जाता है आपको। ठीक है ना, या उसको थोड़ा मॉडिफाई करके दे देगा। ठीक है ना, देर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट ग्रीड, ये जो स्टेटमेंट है गांधी जी की, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे दिखाया था जिसमें मैंने लिखा, तो आप उसमें वो वाला इजीली फिट कर देंगे। तो 10 कोट आप महात्मा गांधी के ढूंढ लीजिए आराम से। ठीक है, हिंदी के दोहे, अब इंग्लिश में अगर आपका मीडियम है तो आप हिंदी में दोहे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको कोट में ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोहे को लिखने के अंदर, आपका चाहे कोई भी मीडियम हो। तो मैंने 4 से 5 जो दोहे से वो सिलेक्ट कर लिए थे, और उनसे रिलेटेड जो कि कॉमन टॉपिक्स हैं, याद रखना कॉमन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो उनसे रिलेटेड मैंने दोहे सिलेक्ट कर लिए थे और वो याद करे थे। हिस्टोरिकल और इंटरनेशनल पर्सनालिटीज, ठीक है, तो चाणक्य के कोई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और या फिर इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल पर्सनालिटीज है, नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, और दलाई लामा, बुद्धा जी की हो कोई जो आपको याद करनी हो, तो मैंने ऐसे सिलेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट, मार्टिन लूथर किंग, तो इनके दो तीन के, जॉन एफ कैनेडी, ऐसे मैंने सिलेक्ट करे थे। और इनके एक एक दो दो याद करे थे, ज्यादा नहीं। तो इससे मेरी लिस्ट अप्रोक्सीमेटली 50 की बन गई थी। और कुछ रीसेंट कोट्स, जैसे कोई मोदी जी ने कह दिया हो, कुछ कहीं पे कहा हो रिसेंटली, मोदी जी ने किसी कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ कह दिया हो, ये तो आप अखबार पढ़ते हो तो आपको याद रहेंगे, आप ये नोट कर सकते हो दो तीन। जैसे एक प्रणब मुखर्जी का था उस समय, उन्होंने कुछ कहा था कि 3D पे, कि 3D होना चाहिए, तो ये मैंने लिख लिया था कि ये आ सकता है, तो मैं ये लिख दूंगा। 3D मतलब डिस्कशन होनी चाहिए, डिसेंट होना चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है ना, और फिर डिसीजन लेना चाहिए। तो ये उस समय रिसेंट ला, तो मैंने ये भी लिख लिए थे। तो ये आपके 40-50 कोट्स होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली, और आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो इजी रहेगा। मैंने ऐसे करा था, आपका वे डिफरेंट हो सकता है। तो ये मैंने एक स्नैपशॉट ली है, राइटिंग मेरी थोड़ी इसमें ऐसी ही है, तो उसके लिए पार्डन मी। और लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे सिलेक्ट करे हैं। तो गांधी जी के जैसे मैंने कहा 10 सिलेक्ट किए थे, ठीक है ना। तो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड दो तीन सिलेक्ट कर लिए कि भाई अगर आएगा तो मैं इसमें लिख दूंगा, ठीक है ना। और ये सर्विस से रिलेटेड की औरों की हेल्प करनी चाहिए, ग्रीड वाला, ये वाला। तो इनमें से जनरली आपका ना कोई ना कोई फिट हो जाएगा। हैप्पीनेस, ये अगर आप फिलोसफी वाला भी लिखना चाहेंगे तो हैप्पीनेस से रिलेटेड है ये। तो गांधी जी के ये मैंने 10 इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए थे, जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। आप भी अपनी लिस्ट है। फिर ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड इनका, ठीक है ना। अगर कोई प्रेस से या फ्रीडम ऑफ स्पीच से आ जाए, तो ये पॉलिटी से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए तो मैं उसमें लिख सकूंगा ये। तो ये वाला मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया था। कबीर जी के दोहे 3 ये याद करे थे मैंने, ठीक है। चाणक्य, अब ये वाला देखो, ये वाला बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, ये थोड़ा बड़ा जरूर है, पर इसके अंदर आपके जो वर्ड्स है ना बहुत सारे, जो कि डायरेक्टली अगर कुछ भी आ जाएगा तो आप इसमें ऐसे में लिख सकते हो। अगर नॉलेज से रिलेटेड आ जाए, ट्रुथ से रिलेटेड आ जाए, ठीक है ना, राइटियस एक्शन से रिलेटेड आ जाए, तो आप इसमें लिख सकते हैं। या कोई मर्सी से आ जाए रिलेटेड, कि मर्सी पिटीशन पे आ जाए, तो अब इनमें से ये एक ही दोहे में कितने सारे एसेज लिख सकते हो आप, देख रहे हो आप। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया था। बुद्ध जी के ये इंपॉर्टेंट थे, ये भी मैंने 4-5 के अंदर सिलेक्ट किए थे, ठीक है। लास्टली जैसे कि मैंने कहा मार्टिन लूथर किंग के, ठीक है ना, और उसके बाद जॉन एफ ये मार्टिन लूथर किंग के, जॉन एफ कैनेडी का था एक, और एक अब्राहम लिंकन का था, और एक ये नेल्सन मंडेला का। ठीक है, मतलब ये मैंने कैसे सिलेक्ट करे हैं देख लीजिए। ये कॉमन जो कि आप किसी भी ऐसे में फिट कर सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसे आएगा उसमें आप लगा सकते हो ये, ठीक। और ये प्रणब मुखर्जी का जो मैंने बताया था 3D वाला आया था, और एक रतन टाटा का आया था, ठीक है ना। तो ये मैंने सिलेक्ट ऐसे किए थे। तो ये तो होगी कोट्स की बात है। अपनी लिस्ट आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डेफिनेटली होगी मुझसे। कंटेंट मैटर्स नॉट इट्स लेंथ, जो आप लिख रहे हैं उसकी वैल्यू रखिए, आप पेज भरने में मत लगिए। ये आपको बहुत लोगों ने कहा होगा, लेकिन बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं इसको, ठीक है। वर्ड लिमिट एक्सीड होती ही होती है, और आपको उसको नहीं करना होता है, क्योंकि उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना। तो आप कोशिश क्या करेंगे कि 10%, जैसे अगर 1200 वर्ड पे लिखना है ना, तो 10% यानी कि 1320 से ज्यादा तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इतना एग्जामिनर कंसिडर कर लेता है कि आपने 10% एक्सीड किया, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। और कंटेंट पेज भरने पे मत लिखिए। अगर आप देखिए जो फिलोसफिकल वाले ऐसे हैं ना, अगर आप 800 वर्ड भी लिख देंगे ना उसमें, और ढंग के लिखेंगे कंटेंट से, तो उसमें भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है। रिपीटेटिव पॉइंट तो हटाना है आपने। जैसे आपको कुछ चीजें एग्जांपल्स हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो एक क्वेश्चन में, तो आपको उसमें से एक ही देना है। जैसे प्रीसी राइटिंग में करते हो ना आप, एग्जांपल होते हैं बहुत सारे, उसको छोटा करने के लिए एग्जांपल आप हटा देते हैं, है ना। तो वैसे ही आपको जो एग्जांपल्स हैं वो कम कर लेने हैं अगर आपकी वर्ड लिमिट से एक्सीड हो रहा है। फ्लो ऑफ थॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना क्या क्या आप ये जान लेते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे मैंने कहा था, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में के बीच में जो आएगा वो क्या क्या है, वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो ना, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक, वो एक लाइन में चलना चाहिए। ऐसा नहीं चलना चाहिए कि आपने बीच में अरे एकदम से ये कैसे आ गया। ठीक है ना, तो वो देखेंगे हम, वो नहीं होना चाहिए। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे टॉपिक की, आपको अगर पता है उसके थ्योरीज अगर उससे रिलेटेड कुछ आई हैं, सोसाइटी रिलेटेड आई हैं सपोज करो, ठीक है ना, या कोई एमबीए की थ्योरी है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आई है। जैसे मैंने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड लिख दी थी, जो नीड वाला एस्से था, नीड एंड ग्रीड वाले में। ठीक है ना, तो मेरे को हिस्ट्री पता है उसका, वो पता है, वो लिख दी। फिर मेन कंसेप्ट के बारे में बता देंगे उसके, उसका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये ठीक होती हैं, इसमें आप कम बढ़ती कर सकते हैं, ये आपके वर्ड को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, इससे को बड़ा करने में। वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन कि आप अपने सुझाव क्या दे सकते हैं कि जो कंडीशन प्रेजेंट है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसमें चाहे 5 ही देना या 4 दे दो, ठीक है, लेकिन ये अच्छे होंगे ना तो नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये किस पे डिपेंड करते हैं, जो पीछे आपने लिखा है उसके ऊपर। और जो कंक्लूजन है वो जो है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए आप शुरू में तो भाई यहां से कह रहे हैं कि आप इस टॉपिक के फेवर में नहीं है, इस टॉपिक के अगेंस्ट हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, और लास्ट में आके आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, चल दे, कंक्लूजन में आप लिख देंगे कि ये चल सकता है। नहीं, अगर आप शुरू से किसी टॉपिक को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या उसके अगेंस्ट लिख रहे हैं, तो नीचे आप उसके सहमति नहीं भर सकते हैं। तो जो ये फ्लो ऑफ थॉट है ये सेम रहना चाहिए, बेसिक पॉइंट ये है। अगर आप शुरू से ही एम्बिगुअस हैं, कि मतलब आप ये कह सकते हैं, आप एक वन साइड ऑफ द कॉइन दिखाए, ठीक है, कि ये इसकी एडवांटेज है, और ये इसके, अगर हम ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, ये इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन है, और लास्ट में आप कह सकते हैं या तो आप इनमें से एक चूज कर लीजिए कोई भी साइड, या फिर आप कह सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट जिसमें कोई मसला पेंडिंग है और उसके अंदर वही डिसीजन ले, तो वो मतलब उससे वो उसी लेवल पे लिया जाना चाहिए, मेरे लेवल पे नहीं। तो माना जाएगा ठीक है कि आपने दोनों साइड को एनालाइज किया, और डिसीजन जो है जब सुप्रीम कोर्ट जैसी बॉडी नहीं ले पा रही, तो मैं एक एसए में कैसे ले लूं। ठीक है ना, उसमें आप कर सकते हो ये। लेकिन अगर आपका जो फ्लो, अगर शुरू से आप उस टॉपिक के फेवर में हैं, एंड में आप ये नहीं कह सकते कि वो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले लेगा। ठीक है ना, तो उसमें आपको या तो दोनों साइड आप हाईलाइट करो, नहीं तो अगर आप जिस साइड पे हो उसी साइड पे रहो। ये इसका मेन मकसद है फ्लो ऑफ थॉट का। क्लैरिटी ऑफ द स्टैंड वही कि जैसे कि मैंने कहा, जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए जो आपने ऊपर लिखा है, सजेशन में लिखा है। ठीक है ना, प्रीवियस पैराग्राफ में जो लिखा है उसी से मैच होना चाहिए। और एम्बिग्विटी आप अवॉइड करें, कि मतलब एक जगह यस नो कर दें और एंड में आप एम्बिगुअस हो जाएं कि आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए आपको। आप अपना पॉइंट जरूर रख सकते हैं। डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, ये मतलब आपको टॉपिक के बारे में लिखो यार, वर्ड पेज मत भरो, बस ये मतलब है इसका। और गवर्नमेंट को या किसी पर्सन को क्रिटिसाइज मत करो, चाहे आप उसके फेवर में हो या अगेंस्ट। चाहे आप मोदी जी के फेवर में हो, उनकी पॉलिसी से एग्री करते हो या नहीं करते हो, या आप केजरीवाल जी की पॉलिसी से एग्री करते हो, उनके मॉडल से एग्री करते हो या नहीं करते हो, आपको उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, वन साइडेड नहीं होना है। अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस जो है ना, ये इसके अंदर नहीं लेनी है। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं, अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन लिख देते हैं एस्से के अंदर, और वही मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है ना, अल्टीमेटली तो आपको उन लोगों के साथ ही काम करना है ना, जो आपकी आइडियोलॉजी मैच हो ना हो। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करनी है तो उनके साथ ही काम करना है, तो उनको मत करो क्रिटिसाइज। अब ले लेते हैं लास्टली एग्जांपल बता देता हूँ कि नैम वाला जो मैंने बताया था, इसके अंदर मैं स्ट्रक्चर कैसे करूंगा। तो क्वेश्चन क्या था, हैज नॉन अलाइंड मूवमेंट लॉस्ट इज रेलेवेंस इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये 2017 में आया था। और उस समय क्या था कि मोदी जी ने ना, जो नैम का समिट हुआ था ना,
नैम समिट हुआ था उसको स्किप कर दिया था और नहीं गए थे उसको अटेंड करने। तो ये कहा कि नैम को बंद कर देना चाहिए कि नहीं, या उसका रेलेवेंस है कि नहीं करंट वर्ल्ड में। तो इस पे मैंने आर्टिकल जैसे कि कहा, मैंने हिंदू में पढ़ रखा था अच्छा सा, और उसी को मैंने लिख दिया अच्छे से अपने वर्ड्स के अंदर, और जो जो मेरे को हिस्ट्री उसके बारे में पता थी। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स भी मेरा फेवरेट टॉपिक था, तो उसकी हिस्ट्री मेरे को काफी पता थी। तो मैंने इसको कैसे अप्रोच करा, तो इंट्रोडक्शन मैंने एनालॉजी से ली। इसमें मेरे को कोई कोट मेरा फिट नहीं हो रहा था जो मैं याद कर गया, तो मैंने एनालॉजी ली। क्या एनालॉजी ली कि भाई, मैं जब 12th अपनी कंप्लीट करके निकला, ठीक है ना, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। अब आपका डिफरेंट वर्जन हो सकता है, ये मेरा है और मेरे को इसमें मार्क्स अच्छे मिले। तो 12th के बाद मेरे दो ऑप्शन थे। ठीक है, मेरे घर वाले कह रहे थे कि भाई साइंस ले लो या इंजीनियरिंग ले लो। कोई कह रहा था कि ये जो मेरे फ्रेंड्स थे वो कॉमर्स में चले गए। ठीक है ना, और मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, वो मेरी अपनी पर्सनल विशेष पे होगा, ना कि कोई बाकी मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं या मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने इससे रिलेट करा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, तो उसके बाद इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो यूएस के उसमें चले जाए या यूएसएसआर के उसमें चले जाए खेमे में। पर इंडिया ने क्या चूज करा कि हम एक अपनी आइडेंटिटी अलग रखेंगे। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, एनालॉजी ऐसे बनाई थी इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि कोट मेरा इसमें कोई फिट नहीं हो रहा था जो कि मैं स्टार्ट कर सकूं। बाद में मैंने एक आधा कोट डाला था इसके अंदर, पर ये नहीं, इसमें नहीं रखा था। ठीक। अब हिस्ट्री तो मेरे को इसकी पता ही थी बहुत सारा, बेलग्रेड 1961, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, कोल्ड वॉर, ये सब मैंने इसमें एक पैराग्राफ में लिख दिया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगी सेकंड चीज। थर्ड, करंट सिचुएशन मैंने इसमें लिख दिया कि मोदी जी नहीं गए थे तो क्या रेलिवेंस रह गई है इसकी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या था इस बॉडी का, कि ये लार्जेस्ट बॉडी है आफ्टर यूनाइटेड नेशन। इसके जो मेंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा थे आफ्टर यूनाइटेड नेशन एट इंटरनेशनल लेवल। तो इतनी बड़ी बॉडी को अगर आप डिसॉल्व कर दोगे या कहोगे कि इसका रेलेवेंस नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें। सजेशन क्या दिया कि भाई हाँ ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म हो गई है, उसकी रेलेवेंस अब कम हो गई है, तो अब इसको, इतनी बड़ी बॉडी को आप डिसॉल्व ना करके, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है जिसलिए बनाई गई है उसके अंदर थोड़े से आप चेंजेस ला सकते हो, कि ये करंट इश्यूज को फोकस करे। और यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पे जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर इतनी सारी मेंबर कंट्रीज हैं, वो एक साथ इस इशू को उठाएंगे, तो उसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसलिए इनका फोकस जो है वो चेंज करना चाहिए, ये मेरा सजेशन था। एनवायरमेंट, टेररिज्म, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स के अंदर ये हेल्प रहेगी। ठीक है, करंट इश्यूज पे फोकस करना है बेसिकली, उसका जो ऑब्जेक्टिव है कोल्ड वॉर वाले एरा से हटा के इस पे कर दो, ये मेरा सजेशन था। और यही आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, और इसके अंदर मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। कंक्लूजन जो है वो करंट एरा में उसको रेलिवेंट रखना है। मैंने यही कहा था कि इसको डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मैं शुरू से कह दूं कि डिसॉल्व करना चाहिए, हाँ भाई अब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, इसको बंद कर दो, और लास्ट में मैं कह दूं नहीं रख लो और करंट इश्यूज पे फोकस कर लो, तो बात गलत हो जाएगी ना। तो फ्लो ऑफ थॉट मेरा इसमें कंसिस्टेंट रहा, आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं पे भी मैंने ये नहीं कहा कि इसकी रेलेवेंस खत्म हो गई है। तो एक ही अपने जो स्टैंड है उस पर टिके रहना है, उसके नंबर भी आपको एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा 200 वीडियो। मैंने आपको इसके अंदर कोशिश की कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अपने पॉइंट शेयर कर सकूं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस है, आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं, मैं फिर कभी इनको एक अलग वीडियो में भी टेकअप जरूर करूंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो आपको पसंद डेफिनेटली आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। और दोस्तों नेक्स्ट टारगेट है हमारा मोनेटाइजेशन का, तो प्लीज उसमें मेरी आप हेल्प कीजिए, और जो हमारे वॉच आवर्स हैं वो थोड़े से बढ़वाने में हमारी मदद कीजिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन हो और मैं आपके साथ और ऐसे वीडियोस ला सकूं। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, प्रीलिम्स जैसे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, करंट अफेयर्स को देखेंगे उसके अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।